महफिल में जो लोग प्रशांत के नाम लेने से कतराते हैं, सुना है तन्हाइयों में उन्हीं के गीत गुनगुनाते हैं। जब कभी कहीं भी कोई मजदूर मारा जाता है या दुर्घटना होती है या घटना होती है तो हमारे बिहार का बेटा होता है। यहाँ केवल है तो बालू का घोटाला, यहाँ केवल है तो दलाली या कमीशन खोरी, यहाँ केवल है तो घूसखोरी, यहाँ केवल है तो कॉलोनी में कमीशन लिया जाता है। 50 साल के बाद गोविंदपुर की जनता को माफी पे माफी, माफी पे माफी, माफी पे माफी, केवल माफी चल रही है। कहते हैं कि ऐसा कोई गांव नहीं जहां प्रोफेसर केवी का काम नहीं। वो इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उन्होंने बगैर कमीशन खोरी या घूसखोरी काम किया। पिताजी एक नारा देते हैं कि कभी इधर गिलास कभी उधर गिलास, उसका नाम राम विलास। विकास के लिए चुनाव नहीं चल रहा है, यहाँ पर है कुर्सी की लड़ाई कि कैसे आपको कुर्सी में बने रहना। हमारे साथ में जनसुराज पार्टी से जुड़े हुए आनंद प्रियदेव जी। हालांकि जनसुराज पार्टी बिहार में एक ऐसी पार्टी आई जिन्होंने युवाओं के बीच क्रांति लाई, लोगों को जागरूक कर रही है। उस बीच में ये यहाँ से अहम कड़ी है जो जनसुराज से लोगों को जोड़ते हैं। पहले मैं आपका स्वागत करूँगा। धन्यवाद बिट्टू जी। और कैसे क्या जनसुराज का जो सिस्टम है, जो उनका मैनिफेस्टो है, कैसे किस आधार पे बिहार को बदलेगी वो? और जैसा कि आप जब जन स्वराज की बात करते हैं तो जो प्रशांत जी कहते हैं कि जन स्वराज का मतलब है कि जनता का सुंदर राज, जनता का शासन। इसकी परिकल्पना अगर देखी जाए, इसकी जो सपना देखी जाए तो महात्मा गांधी ने भी की थी जब उन्होंने सर्वोदय की बात की और राम राज्य की बात की। तो कल्पना तो हमारे नेताओं ने किया था। कांग्रेस करीब अब 100 साल से ऊपर हो गया जब उसकी स्थापना की गई थी, तो वो था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं राम राज की बात करेगी, जन स्वराज्य की बात करेगी, लेकिन देखते हैं कि कहीं पर वो सारी चीज़ें ज़मीनी स्तर पर नहीं उतर पाई। हर जगह इतनी घूसखोरी है, करप्शन है, दलाली है, भुखमरी है, गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे आज कह ले पूरे बिहार तो नहीं, पूरे देश के अगर मैं आन बान शान की बात कहूँ तो प्रशांत किशोर जी हैं। उनकी चर्चा हर जगह हो रही है, घर घर में चर्चा हो रही है। ये कहते हैं ना, एक किसी शायर ने कहा है, मेरे ख्याल से कैफ़ी आज़मी जी की ये पंक्ति है कि अक्सर महफिल में जो लोग मेरे नाम लेने से कतराते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अक्सर महफिल में जो लोग प्रशांत के नाम लेने से कतराते हैं, सुना है तन्हाइयों में उन्हीं के गीत गुनगुनाते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं मतलब अगर प्रशांत किशोर का नाम नहीं भी लेना चाहते तो उन लोगों की मजबूरी समझिए या जो भी समझिए, एकदम सही, उनको नाम जो है लेना है। हालांकि अब समझिएगा कि पहले की पार्टी जो थी बिहार, अगर पूरे बिहार का मैं बात कर लूँ तो बिहार में पहले आपको पार्टी राजद की पार्टी एक जी, जिसे इंडिया गठबंधन कह दीजिए, उसके बाद दूसरी पार्टी बीजेपी और जदयू, जिससे नीतीश कुमार इधर उधर होकर भी जो है आज तक उस सत्ता पे बने हुए जी। तो एनडीए की सरकार एक तरफ, महागठबंधन, तीसरी तरफ बिहार में एक ऐसी पार्टी आती है और अकेले पूरे विधानसभाओं में चुनाव लड़ने का एक दावा पेश करते हुए यूथ को जोड़ती है। और हर एक जगह, जैसे कल भी रजौली विधानसभा में प्रशांत किशोर का आगमन हुआ, तो ऐसा जनसैलाब लोगों को देखने को मिला कि जैसी पुरानी पार्टियां रही। जी जी जी। इसका क्या मतलब, क्यों इतने लोग जो हैं ये चाहने वाले अचानक से इस बिहार सभा के राजनीति में, विधानसभा के राजनीति में फर्स्ट बार ऐसे कि पहली बार पार्टी और इस तरीके से पूरा ये तो जो मुझे लगता है, जो मेरा जो एक राजनीतिक अनुभव रहा है पढ़ाई लिखाई के बाद, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी ने लोगों के आकांक्षाओं और सपनों में आने का काम किया। जो आकांक्षाएं थी, बिहार अगर एक बात करें, बिहार क्या पूरे भारतवर्ष में, भारत को कहा जाता है कि ये यंगस्टर्स का देश है। करीब 40% जो जनसंख्या है ये नौजवानों की है, ये यूथ्स की है। तो वो बिहार के लिए भी है। करीब 54% पॉपुलेशन ऑफ बिहार दे आर यंग, दे आर आई मीन बिलो द एज ऑफ 54। वो 50 साल से नीचे की उनकी उम्र है। तो ये जो नौजवान है, इन्हें क्या चाहिए? इन्हें रोजगार चाहिए। जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा चाहिए। हमारी माताओं बहनों के लिए अस्पताल चाहिए। लेकिन शिक्षा की भी व्यवस्था है बिहार में। शिक्षा की व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो इतनी लचर है कि कहने को तो यहाँ पे शिक्षा है, स्कूल बना दिया गया शिक्षक, मगर उन शिक्षकों की क्वालिटी की अगर आप बात करेंगे तो उनकी क्वालिटी इतनी बुरी है और इतनी मतलब गिरी हुई है कि उन बच्चों के भी वही हाल, स्वास्थ्य का भी वही हाल है। और सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ पे बेरोजगारी की भारत का ऐसा लोग कर रहे हैं ना बिहार से। कोई ऐसा राज्य नहीं है, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ हमारे बच्चे
बिहार से बाहर जाकर रोजगार नहीं करते हैं। अभी कल की ही घटना आपने देखा होगा फेसबुक पे, 4-5 दिन पहले पाली एक गांव है, पाली का एक नौजवान पंजाब मजदूरी करने ही गए थे, किसी कारणवश एक्सीडेंट उनका हुआ और उनके एक साइड का हाथ भी कट गया, पैर भी कट गया। तो पूरे भारतवर्ष में जब कभी कहीं भी कोई मजदूर मारा जाता है या दुर्घटना होती है या घटना होती है तो हमारे बिहार का बेटा होता है। तो ये ऐसी क्या मजदूरी है? पलायन की वजह है। पलायन की वजह से ही इस तरीके का जो मजदूर है बाहर में वो मजबूर हो रहे हैं और मजबूर हो रहे हैं। 8,000 और 10,000 की मजदूरी करने के लिए जो है बाहर जा रहे हैं, बाहर ये स्थिति है। ओवर टाइम कर रहे हैं, उसके बाद पैसे मिले। तो चलिए अब बात करेंगे कि उनकी तो आइडियोलॉजी से आप सहमत हुए, उसके बाद जनसुराज पार्टी को ज्वाइन किया। गोविंदपुर विधानसभा पे आते हैं। हाँ, गोविंदपुर विधानसभा में भी पूर्व में पहले तो एक बार कहा गया कि कितने दिनों से जो है एक ही परिवार के यहाँ विधायक बनते रहे। जी जी जी। एक बार सत्ता बदला, लोगों ने आरजेडी पार्टी से उनको कमरान जी को विधायक बनाया। पहले कौशल यादव की पत्नी वहाँ से विधानसभा में थी। करेक्ट। अब जब आप पार्टी जनसुराज के साथ यहाँ पे उतरे हैं और लोगों के बीच घूम रहे थे, यहाँ क्या समस्या है? देखिए, यहाँ तो समस्या की बात मैं करना ही नहीं चाहूँगा, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ तो ज़ीरो से शुरू करना होगा। यहाँ पर ना अच्छा स्कूल है, ना कॉलेज है, ना अस्पताल है, ना सड़क है। यहाँ केवल है तो बालू का घोटाला, यहाँ केवल है तो दलाली या कमीशन खोरी, यहाँ केवल है तो घूसखोरी, यहाँ केवल है तो कॉलोनी में कमीशन लिया जाता है। तो यहाँ पर ज़मीन पर तो केवल एक बार किसी ने काम किया, उनका नाम था प्रोफेसर केवी प्रसाद जी। 95 से 2000 का कार्यकाल रहा जब वो विधायक भी बने और गोविंदपुर से उन्हें मंत्री बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ। पहली बार जीते और पहली बार ही वो मंत्री बने। उनके बाद 25 साल से यहाँ कामरान जी भी आए, कौशल जी का भी कार्यकाल देखा गया, यहाँ से पूर्णिमा जी का भी कार्यकाल देखा गया। तो पहली बात तो मतलब कहा जाए तो दोनों पार्टियां, सभी पार्टियों को देखा गया, उनकी सरकारें भी रही, मगर उन्हें कभी मंत्री पद का गौरव नहीं मिला, मंत्री नहीं बनाया गया। दूसरी बात, 50 साल से, आपने बोला कि एक परिवार यहाँ काफ़ी सालों से हैं। हाँ। तो काफ़ी को हम अगर संख्या में अगर विस्तारित कर दें तो 50 सालों से युगल वंश का यहाँ पे शासन चल रहा है। यहाँ पर उनके पिताजी को भी यहाँ की जनता ने जिताने का काम किया, उनकी माताजी को भी, उनकी धर्मपत्नी को भी, कौशल जी को भी। मगर इस 50 साल के बाद यहाँ की जनता को मिला क्या? तो माफ़ी। जैसे एक मुझे अगर सही से याद है तो घायल मूवी का एक डायलॉग है जिसमें सनी देओल कहते हैं कि जनता को केवल मिलता है डेट पे डेट, डेट पे डेट और डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख। उसी तरीके से 50 साल के बाद गोविंदपुर की जनता को माफी पे माफी, माफी पे माफी, माफी पे माफी, केवल माफी चल रही है। 76 साल आज़ादी के बीत गए हैं, 77 साल होने वाला है। लेकिन जो मूलभूत सुविधा होती है जी, वो भी आज आपकी गोविंदपुर की जनता कहें, नवादा की जनता कहें, मतलब स्थितियां वही है। हाँ जी, बदला नहीं है जी। आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। क्यों भाई? तो पानी गांव में नहीं आ रही, नहीं है। नीतीश कुमार ने हालांकि 7 निश्चय योजना के तहत गली नली सारा दिया जी, लेकिन वो सारा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ आपके नेता भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार को हटाना है तो प्रशांत किशोर को लाना है। जी, क्या स्थिति है आपके विधानसभा की? देखिए, हमारी विधानसभा की जैसा मैंने आपको बताया तो 95 से 2000 का जो कार्यकाल था पिताजी का, कहते हैं कि ऐसा कोई गाँव नहीं जहाँ प्रोफेसर केवी का काम नहीं। वो इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उन्होंने बगैर कमीशन खोरी या घूसखोरी काम किया। तो जो विधायक फंड होता है सही तरीके से ज़मीन पर वो पैसे गए, कहीं पर भी किसी से बगैर कमीशन लिए उन्होंने काम किया। आज की स्थिति ये है, आप तो खुद प्रेस रिपोर्टर हैं, आप गांव-गांव घूमते हैं, आपको भी पता होगा कि 5 किलो अनाज जो भारत सरकार की तरफ से आ रहा है, किसी भी लाभार्थी को 5 किलो नहीं 4 किलो मिलता है। 1 किलो अनाज कहाँ जाता है? वो भूतपूर्व विधायक, वो प्रमुख, वो बीडीओ, सीओ, डीएम, डीडीसी से लेकर उनके फंड में 1 किलो अनाज जाता है। तो ये भाषा में तो कहेंगे कि सब चोर बैठा हुआ है, बैठे हुए, इसमें कोई शक भी नहीं है। हर ये तो मैं कहता ही हूँ कि पूरा सिस्टम करप्ट हो गया, और वो सिस्टम करप्ट इसलिए है, ऐसा लगता है कि नेता दीमक की तरह चाट रहे हैं। वो चाट ही रहे हैं। आज अगर मैं एक बात करूं तो बिहार के और नवादा के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो राजनीति को उन्होंने रोजगार बना दिया है। वो मतलब वैश्या की तरह एक कोठा बना दिया है कि हर कोठे पे वो जाने को रेडी हैं कि हमें केवल जीत चाहिए, सत्ता नहीं है, सत्ता के लिए। आज
कोई भी नवादा का ऐसा नेता है जो पढ़ाई लिखाई करके, कभी नौकरी करके, आईटी रिटर्न उन्होंने फाइल किया हो और तब राजनीति में है? मैं राजनीति में रोजगार तलाश नहीं कर रहा हूँ, पात्रता ही नहीं, कोई पात्रता नहीं है। और सारे तो जिस व्यक्ति में, मैं आपसे पूछता हूँ, सपोज करिए कि आप बैटिंग नहीं करना जानते हैं, मैं आपको जबरदस्ती ठेल के बोलूं कि नहीं आप ही क्रिकेट के मैच में बैटिंग करेंगे, तो हो सकता है आप एक रन बनाए ना भी बनाए, तो इस पे आपको नहीं कह सकते कि बिट्टू जी आपने गलत काम किया। वैसे ही जो विधायक बनते हैं, अगर वो पात्रता है ही नहीं, उनमें वो कुशलता है ही नहीं, अगर वो क्षमता है ही नहीं, मगर वो ठेल के विधानसभा अगर उन्हें भेज दीजिएगा तो इन बेचारे विधायकों की भी कोई कमी नहीं, कोई गलती नहीं, मतलब उन्हें आता ही नहीं राज चलाना। कहिए तो ये आप विधानसभा में सरकार को भी घेर रहे हैं और गोविंदपुर विधानसभा में विधायक को भी घेर रहे हैं जी, क्योंकि सत्ता के लिए दोनों जो है किसी दल में आने के, तो बड़े नेता जब ऐसे कर रहे हैं तो छोटे तो वही सीखेंगे जो आगे चलेंगे लोग। तो पिताजी एक नारा देते हैं कि कभी इधर गिलास कभी उधर गिलास, उसका नाम रामविलास। अच्छा। तो रामविलास पासवान को पहले, हाँ, नीतीश कुमार जी से पहले अगर भारतीय राजनीति में कहा जाता था कि रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी मौसम वैज्ञानिक हैं, उन्हें पता चल जाता है कि किसकी सरकार बनने वाली है और वो उधर चले जाते हैं। मगर दूसरे चीज के मौसम वैज्ञानिक, दूसरे चीज, मगर उनको भी पीछे छोड़ दिया हमारे नीतीश कुमार जी ने। इनसे ज्यादा भारतीय राजनीति में दल बदलने का, पलटू चाचा जो इन्हें विशेषण दिया गया मेटाफर है, आज तक भारतीय राजनीति में इतने बड़े पलटू कुमार कोई नहीं हुए जितने नीतीश कुमार हुए। तो एक कुर्सी के लिए, तो यहाँ पर लोगों की विकास के लिए चुनाव नहीं चल रहा है, यहाँ पर है कुर्सी की लड़ाई कि कैसे आपको कुर्सी में बने रहना है। अगर हम पूरे बिहार की बात छोड़ दें, नवादा की ही बात करते हैं, नवादा में 5 विधायक हैं, उनमें 4 महिला हैं। मैं आपको एक ऐसी समस्या से अवगत कराना चाहता हूं कि 4 महिला हैं, आपको नवादा से भी जीती हुई महिला है, हिसुआ से भी महिला, आपको वारसलीगंज से भी महिला है, और आपको हिसुआ हो गया, आपको वारसलीगंज, नवादा, 3 आपके महिला, और चेयरमैन भी जो है आपकी महिला है। मगर इन चारों विशिष्ट लोगों के रहते हुए, महिला विधायक चेयरमैन के रहते हुए भी नवादा जिला में एक महिला शौचालय नहीं है। ये दर्दनाक और शर्मनाक बात है। सरकार तो ये कह रही है, मतलब नीतीश कुमार की ही सरकार कह रही है कि हर एक गांव को शायद ODF घोषित कर दिया गया। हाँ। कल महिलाएं बता रही थी कि भैया हम लोग जाते हैं शौच करने के लिए बाहर। हाँ। पूछे क्या समस्या है? समस्या ये थी कि 12,000 रुपया आप पहले लगा के बनाइए, फिर पैसा देंगे, उसमें भी कमीशन खोरी होगा। तो वो लोग लाचार बोले कि हमको शौचालय नहीं संभव, और शौचालय नहीं बना, लेकिन ODF घोषित हो गई है। ODF घोषित हो गया है क्योंकि ODF उन्हें पेपर पर दिखाना था। आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई पार्टी वाले से लड़ाई है या फिर बेरोजगारी से लड़ाई? किस चीज से लड़ाई गोविंदपुर विधानसभा? हमारी लड़ाई इस बार किसी कैंडिडेट से नहीं है, न कामरान जी से है, न कौशल जी से है, या और भी कोई उम्मीदवार जो आ रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। मैं तो सबों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आप सभी आए हमारे साथ, और जिस तरीके से आपने देखा होगा क्रिकेट का मैदान हो या फुटबॉल का, कोई भी खिलाड़ी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, एक समय के बाद वो रिटायर हो जाते हैं। वो महेंद्र सिंह धोनी रहे हों या सचिन तेंदुलकर रहे हों। तो मैं चाहता हूं कि कौशल जी जो हमारे बड़े भाई की तरह हैं, 50 साल जनता ने आपको मौका दिया, माफी मांगने से अच्छा है कि आप भी रिटायर हों और अपने इस छोटे भाई को मौका दें कि मैं आगे जाऊं, गार्जियन बने, आप हमारे मेंटर बने, कोच बने। राहुल द्रविड़ भी एक समय वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता था, आज वो भारतीय टीम के कोच बने हुए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे कौशल जी बड़े भाई, वो भी अब कोच बने, गार्जियन बने, और हमें आगे आने का मौका दें। मैंने तो अपनी सभाओं में यहाँ तक कहा है कि मुझे 5 साल के लिए भी विधायक नहीं बनना है। मैं जो चुनावी वायदे कर रहा हूँ और 1 साल के अंदर मैं अगर उन्हें पूरा नहीं करूँगा तो मैं विधायक पद से इस्तीफा देने का काम करूंगा। मुझे 5 साल रहकर जनता के सपनों, जनता की आकांक्षाओं पर पानी नहीं फेरना, उनसे मुझे गाली खाने का कोई शौक नहीं है, और मैं 5 साल बाद फिर पुनः माफी मांगने नहीं जाऊंगा। ये माफी अभियान कौशल परिवार चला सकते हैं। ये आनंद प्रियदेव, प्रोफेसर के प्रसाद जी का बेटा, 1 साल की खुली चुनौती देता है कि अगर 1 साल में मैं काम नहीं करूंगा तो मैं विधायक पद से इस्तीफा देने का काम करूंगा। अंगुली माल की कहानी सुनी होगी,
डाकू उंगली माल, जो लोगों को मार कर एक उंगली काट कर माला बनाते थे। तो अगर किसी का इतिहास वैसा रहा है कि जिनके बाप दादा उंगली माल की तरह लुटेरे, घुसखोर, चोर, गुंडा, मवाली रहे हैं और उनका बेटा भी कल को मैदान में जाए बोले कि नहीं मैं उंगली नहीं काटूंगा, तो उस पर विश्वास करना थोड़ा कठिन होता है। अच्छा। मेरा जो ऐतिहासिक धरोहर है वो हमारे पिताजी हैं प्रोफेसर केवी प्रसाद जी। 5 साल वो बिहार के विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, मगर उनके दामन पर एक दाग नहीं, आज भी उन पर एक मच्छर मारने का केस नहीं है। नवादा के जितने भी नेता हैं, कोई जेल में है, कोई बेल में है, कोई आने की तैयारी में है, कोई जाने की तैयारी में है, कोई तड़ी पार रहते हैं। बालू घोटाला में यहाँ के एक नेता तड़ी पार भी थे, जिला से बाहर रहे। तो अगर वो भी बोले कि अब हम सुधर जाएंगे, तो क्या ऐसा संभव है कि शेर बोले कि अब मैं घास खाऊंगा? अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। जनता को समझना है कि आपको किसका चयन करना है। इसलिए आप वैसे व्यक्ति को वोट करना है, जातिवाद पे करना है या केवल आपको विकास पे, बदलाव पे वोट करना? तो मुझे लगता है इस बार जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। भारत की जनता, बिहार की जनता, गोविंदपुर की जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई ऑल्टरनेट गवर्नमेंट नहीं थी। या तो आप नीतीश जी के साथ जाइए या तेजस्वी जी के साथ जाइए। अब उनके पास एक बहुत ही बड़ा ऑप्शन है, उनके पास एक ऑल्टरनेट है, उनके पास विकल्प है, प्रशांत जी जैसा विकल्प। तो लोगों को लग रहा है कि नहीं, वो उनमें एक होप, रे ऑफ होप नज़र आ रहा है कि ये अगर चीफ मिनिस्टर इनकी पार्टी का कोई व्यक्ति बनता है तो बिहार में काम किया जाएगा। और जो उन्होंने 5 वायदे किए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और मैं कहूँगा बहुत ही मौलिक वायदे किए हैं जिसकी आवश्यकता है। पहला वायदा उन्होंने क्या किया कि बिहार में पलायन को रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि पलायन, मजदूर बाहर जा रहे हैं, हम एक दिन में नहीं रोकेंगे, लेकिन हम उन्हें रोक देंगे और यहीं पे 10 से 15 हज़ार की नौकरी की हम व्यवस्था करेंगे। आज 35 साल हो गया, 15 साल हमने नीतीश जी को ही मौका दिया, 20 लालू जी को, 20 साल हमने नीतीश जी को मौका दिया। 35 सालों से इन्होंने ना कोई फैक्ट्री ना रोजगार। अब ये जब प्रशांत जी ने कहा है कि हम पलायन रोकेंगे, तो वो भी बोल रहे हैं कि हम भी करेंगे। ऐसा नहीं लग रहा कि नीतीश कुमार कॉपीराइट कभी कर रहे हैं? नहीं, तो वो तो कॉपीराइट कर ही रहे हैं। कुमार भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम बिजली यूनिट इतना फ्री करेंगे, तो बोले चलो भैया मैं भी करूँगा, इतना हो रहा है इतना मैं कर दे रहा हूँ। उसके बाद कहा गया कि पेंशन के बारे में, हाँ, वो भी 1100 बढ़ा के कर दिया, तो उनको कॉपीराइट भी कह दिया गया। तो नया उपाधि है क्या उनके लिए ये? देखिए, नीतीश जी का एक कार्यकाल था, पहला कार्यकाल 2005 से 10 का, मैं कहूँगा कि वो काफ़ी अच्छा रहा था। वो पूरे तन मन के साथ इतने सशक्त थे, इतने जागरूक थे कि बिहार की सत्ता को उन्होंने सही तरीके से अपने हाथों में रखा था। मगर अब उनकी जो फिजिकल कंडीशन है, जो उनकी शारीरिक अवस्था है, वो अवस्था उनको अलाउ नहीं करती है कि वो मुख्यमंत्री बने रहें। वो अब भूल जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि किसी कार्यक्रम में तो अगर वहाँ श्राद्ध है तो वहाँ खुशियाँ मनाने लगते हैं, खुशी का है तो वहाँ पे श्राद्ध मनाने लगते हैं। तो उनकी मानसिक स्थिति अब ऐसी नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बने रहें। जनता इस बात को समझ रही है और मुझे लगता है कि इस बार पूरे बिहार में एक व्यवस्था में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा और एक ऐसे व्यक्ति को सत्ता सौंपेगी बिहार, जिससे ये उम्मीद है कि बिहार को मजदूर की फैक्ट्री की जगह एक विकसित राज्य के रूप में देखा जाए। और मुझे लगता है ये काम केवल जन स्वराज कर सकती है। तो यहाँ पे जन स्वराज का परिवर्तन और बदलाव आना तय है। आपके गोविंदपुर विधानसभा के जनता के लिए कोई संदेश दीजिए? गोविंदपुर जनता के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग पिछले आज़ादी से लेकर आज तक आप वोट देने का काम कर रहे हैं। अभी तक आप ठगा महसूस करते हैं। आपके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल की व्यवस्था नहीं, कॉलेज की व्यवस्था नहीं, अस्पताल की व्यवस्था नहीं, सड़कें, गलियां, सारी चीज़ टूटी हुई है। तो एक बार आप आनंद प्रिय देव पर भरोसा करें और हमारी बातों पर आप विश्वास करके हमें एक बार वोट करने का काम करें। हमारे पिताजी ने भी आप लोगों को ठगने का काम नहीं किया था और मैं भी आप लोगों को वचन देता हूं कि मैं अपने कहे हुए सारी बातों पे, अपने चुनावी वायदों को अगर मैं 1 साल में पूरा नहीं करूं तो मैं दूसरे साल इस्तीफा देने का काम करूंगा। मैं 5 साल आपको ठगने का काम नहीं करूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। आइए।